एक को मारा, दो गिरे और तीसरा दहशत से ही गिर गया। जी हाँ, कमोबेश कुछ यही तस्वीरें देखने को मिली इस बार के दिल्ली चुनाव में, जहां न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस का भी सूपना साफ करते हुए एक बार फिर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय से नरेंद्र भारद्वाज जी। नरेंद्र जी, आप 25 साल पहले कांग्रेस के एक कार्यकर्ता रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको आम आदमी पार्टी के साथ क्या लगाव था कि आपने कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी की तरफ जाना बेहतर समझा? देखिए, 2015 से अरविंद जी की लीडरशिप में जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही थी और दिल्ली सरकार ने हर सेक्शन और हर सोसाइटी के लिए काम करा, तो हर चाहे स्कूल्स की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात हो, दिल्ली में ग्रीनरी की बात हो, पॉल्यूशन पे से लड़ाई की बात हो, डेंगू से लड़ाई की बात हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 5 साल से लगातार जो दिल्ली के इश्यूज़ थे, जो कोर इश्यूज़ थे, उस पर लड़ाई लड़ी। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल का जो माफियाज था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का माफिया था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक चीज़ इंश्योर कर ली कि दिल्ली में जो गरीब आदमी उसको उसका वाजिबत मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने अरविंद जी को भी कहा था कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी, बेसिकली ये एक यज्ञ था। तो मुझे लगा कि अरविंद जी जो इतना बड़ा महायज्ञ चलाया, वो जो दिल्ली के लोगों के लिए इतना बेहतरीन से काम करे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मुझे भी उस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी चाहिए। तो मैंने फैसला लिया कि मैं अरविंद जी की लीडरशिप में काम करूँगा। और जब से अरविंद जी की लीडरशिप में काम करना शुरू करा है, तो निश्चित तौर पर इस बात का एक एहसास होता है, एक बात की एक सुखद अनुभूति भी होती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को कंट्रीब्यूट करने, उस आम आदमी को कंट्रीब्यूट करने, जो आम आदमी दिल्ली की लाइफ लाइन है, देश की लाइफ लाइन है। लेकिन कभी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि सरकारी अस्पताल भी ठीक होने चाहिए, सरकारी स्कूल भी ठीक होने चाहिए, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। आज दिल्ली में इस बात की है कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल और दिल्ली का जो हेल्थ केयर मॉडल है, आज वो देश में एक चर्चा का विषय बन गया, विदेशों में उस पर रिसर्च हो रही है, शोध का विषय बन गया है। मोहल्ला क्लिनिक ऐसा कंसेप्ट था कि आज मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा विदेशों में हो रही है कि आप 1 किलोमीटर का जो आपका सराउंडिंग एरिया, हर 1 किलोमीटर में आप बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी जो हेल्थ की क्लिनिक है, आप उसकी बात कर रहे हो, जहाँ पे 250 तरीके के टेस्ट फ्री है, दवाई फ्री है, डॉक्टर्स फ्री हैं। सर, अगर फ्री की बात की जाए तो अक्सर विपक्षी पार्टियां जो होती हैं उनका ये आरोप होता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फ्री की राजनीति कर रही है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग, कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, और कोई भी सरकार हो, चुनी सरकार का यही काम होता है कि वो जो आखिरी पायदान पे खड़ा है उसके एम्पावरमेंट के लिए काम करे, उसको आगे लेके आए। और आज दिल्ली की हमने जो हमारे ऊपर फ्री का इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, 2015 में जो इकनॉमी हमें 30,000 करोड़ रुपए की मिली थी, हमने उस इकनॉमी को डबल कर दिया। दिल्ली की इकनॉमी 60,000 करोड़ रुपए की है। मैं नहीं कह रहा, जो कैग भारत सरकार की एजेंसी वो कह रही है कि दिल्ली देश का सबसे कमाऊ राज्य है। हमने बिजली फ्री दी, हमने पानी फ्री दिया, हमने दवाई फ्री करी, हमने अस्पताल फ्री करे, हमने सब कुछ फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करवाई। उसके बाद भी दिल्ली की रेवेन्यू सरप्लस में, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इस बात का पता है कि जो दिल्ली के लोग टैक्स देंगे वो टैक्स करप्शन की भेंट नहीं चढ़ेगा। उस टैक्स से कोई प्राइवेट प्लेन नहीं खरीदे जाएंगे चीफ मिनिस्टर के लिए। वो पैसा जो वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में, जो वो टैक्स देंगे, वो टैक्स उनकी भलाई के लिए यूज़ होगा, उनके लिए यूज़ होगा। तो हमने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करा। दिल्ली के लोगों ने जो हमें टैक्स के रूप में पैसा दिया, हमने वो सुविधाओं के माध्यम से उनको वापस कराया। लेकिन सर, यही सुविधाएं अगर पहले दे दी जाती तो शायद बेहतर होता। चुनाव से ठीक 4, 5, 6 महीने पहले इन सुविधाओं का देना, क्या कोई चुनावी रणनीति थी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि 450 मोहल्ला क्लिनिक एक दिन में नहीं बनते जी। जो हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो कई हजार किलोमीटर बनाई, वो एक दिन में नहीं बनती। सरकारी स्कूलों में 20,000 नए कमरे एक दिन में नहीं बनते। ये 5 साल का एक प्रोसेस है। उस 5 साल के प्रोसेस से चलते हुए काम हुए। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में आपने देखा होगा, पहले के एलजी साहब होते थे जो बार बार हमारी दिल्ली सरकार के कामों को अटकाते थे, हमारी फाइलों को अटकाते थे, हमारे जो पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए जो स्कीम्स थी उनको रोकते थे। तो दिल्ली का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 2016 अगस्त में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आती है कि दिल्ली में चुनी सरकार के पास क्या शक्ति है और क्या उपराज्यपाल के पास शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये आती है कि दिल्ली में लैंड, पुलिस और जुडिशरी छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी सरकार को है। जैसे हमें अधिकार मिलता है, जैसे हमें ताकत मिलते हैं, हम और मेहनत से और मजबूती से दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं। और 2016 के बाद जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव
पावर्स मिली, हमने उसके बाद लोगों के लिए काम को शुरू करे। हमने महिलाओं की यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, और जो दिल्ली के बचे हुए काम थे, जो बचा हुआ डेवलपमेंट था, उसके लिए हमने रात दिन काम करा। आज खुशी इस बात की कि जब दिल्ली के लोगों के बीच में चुनाव के समय गए तो दिल्ली के लोगों से जब हमने पूछा कि आपका 5 साल का अनुभव कैसा रहा, तो लोगों ने हमें बोला कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। ये दिल्ली के लोगों की आवाज़ थी, ये कोई हमारा पॉलिटिकल नारा नहीं था। सर लेकिन अगर देखा जाए तो महिला जो आबादी है वो लगभग 50% है। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 एमएलए उतारे, सर 70 में से महज 9 कैंडिडेट महिलाएं थी, जिसमें से 8 जीत कर आई हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को और महिला कैंडिडेट अपनी उतारनी चाहिए थी इस बार? देखिए, इस बार 9 लोग हमने लड़ाए और 9 में से 8 हमारी महिलाएं जीत के आई हैं। बाकी जो दूसरे राजनीतिक दल थे उन्होंने इतनी टिकट भी नहीं दी। हमने सबसे ज़्यादा टिकट देने की कोशिश करी, और निश्चित तौर पर अरविंद जी का इस मामले में और आम आदमी पार्टी का एक नज़रिया रहा है कि हम चाहते हैं कि वीमेंस को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में मिलना चाहिए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं और लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। और दिल्ली में महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का हमने सबसे बड़ा काम करा कि हमने दिल्ली की महिलाओं को बसों में उनकी यात्रा फ्री कर दी। कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, और आज जब हमने करा तो विपक्ष तो इस पर आरोप लगा रहा है कि इसके चलते डीटीसी घाटे में चली गई। इस पे आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, डीटीसी भी फ़ायदे में चल रही है, दिल्ली जल बोर्ड भी फ़ायदे में चल रहा है, और जो यहाँ की डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, सब प्रॉफिट में चल रही है। कहीं कोई नहीं, विपक्ष का काम है देखो आरोप लगाना, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है, कहीं ना कहीं आज वीमेन एम्पावरमेंट। आज उसके बाद क्या हुआ, उसका जो डेटा है, डेटा ये बताता है कि तकरीबन जब से हमने महिलाओं का जो राइट फ्री करा है, उसके बाद से तकरीबन 4 करोड़ महिलाओं ने डीटीसी की बस में यात्रा फ्री करी है। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो वीमेंस की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 12% उसमें इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब कि ये 12% जो लेडी जो वीमेंस थी, इनको रोजगार के लिए इनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जिससे वो घर से बाहर निकली। आज 12% जब वीमेंस उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है तो निश्चित तौर पर एक माइलस्टोन है, और हम चाहते हैं कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा वीमेंस घर से बाहर निकले, उनको एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उनको जो एक स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी में, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। लोग कहते हैं लेकिन बराबरी का दर्जा किसी ने नहीं दिया, ये हमारी सरकार ने देने का काम करा, और हम निश्चित तौर पर आगे भी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कमिटेड हैं, और जो भी वीमेंस एम्पावरमेंट को लेके, जो वीमेन वेलफेयर को लेके जो भी काम हमने करने होंगे, निश्चित तौर पर हम करते रहेंगे। देखिए सर, 70 में से 43 आपके एमएलए ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस है, जिसमें से सर 37 ऐसे हैं जिन पर रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और वुमेन्स के खिलाफ एक्शन, जैसे महिला पीड़ित जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे गंभीर आरोप है सर। मैं उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो आपने बोला कि कितने परसेंट है, मैं परसेंटेज में नहीं जा रहा, लेकिन दिल्ली के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को टारगेट किया गया। 2015 में जब हमारी सरकार चुन के आई तो हमारे विधायकों पे झूठे केस लगाए गए, क्योंकि केंद्र में जिन लोगों की सरकार थी वो आइडियोलॉजिकल हमारे खिलाफ थे। उन लोगों ने एक बदले की भावना के तहत हमारे सभी एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगाए। किसी पे वीमेन मोलेस्टेशन का लगाया, किसी पे लैंड ग्रेबिंग का लगाया, किसी पे कोई लगाया। लेकिन क्योंकि जुडिशरी है, देश में जुडिशरी का एक सिस्टम है, और 90% केसेस में दिल्ली पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाई। उन 90% जो केस थे उसमें डिस्पोज ऑफ हुए, उसमें हमारे सारे एमएलए बाइज्जत बरी होके आए हैं। और अभी जो बाकी जो 10% केस पेंडिंग रहेंगे, निश्चित तौर पर उसमें भी दिल्ली पुलिस के पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि आप एफआईआर कर सकते हो, आप अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आपको कोर्ट में तो एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। एविडेंस वो लोग प्रोड्यूस कर नहीं पाए, चार्जशीट वो लोग सबमिट कर नहीं पाए, और सब केस जो है फर्जी साबित हो रहे हैं। सारे एमएलए जिन लोगों के खिलाफ जो झूठे केस थे, 90% हमारे एमएलए जो है उससे बरी हो चुके हैं, और जो 10% केस पेंडिंग है वो जुडिशरी में पेंडिंग है, और उस पर भी हमें पूरा विश्वास है कि वो सारे लोग बरी होके आएंगे, क्योंकि सारे जो पॉलिटिकल केस थे ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे एमएलए को बुक किया गया था। और दिल्ली पुलिस उस तरीके से जिस तरीके से एक्ट करती है वो देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, किस तरीके से एमएलए आम आदमी पार्टी के एमएलए को बाकायदा दिल्ली पुलिस ने टारगेट करा, किस तरीके से उनके आकाओं के कहने पे झूठे केस लगाए, झूठी एफआईआर हुई। लेकिन अब सब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और 90 सर यही झूठी एफआईआर ताहिर हुसैन के केस में भी हुई है, आपका क्या कहना है सर इस पर? देखिए, मैं ताहिर वाले केस में मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो दंगे हुए, मतलब हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत लोग हम लोग कष्ट में हैं कि दिल्ली में इस तरीके के राइट्स हमने कभी सोचे भी नहीं थे, कभी देखे भी नहीं थे। लेकिन जो राइट्स हुए, 24 तारीख से ये राइट्स शुरू हुए। 24 तारीख से पहले 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का नेता कपिल मिश्रा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जाता है,
और वहाँ पे जो लोग एनआरसी के प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, और कोई प्रोटेस्ट एक दिन से नहीं चल रहा, पिछले 70 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था और देश में चल रहा था, दिल्ली में भी चल रहा था, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई, कोई वायलेंस की घटना नहीं। 23 तारीख को कपिल मिश्रा वहाँ जाते हैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे, जो एनआरसी के प्रोटेस्ट में लोग बैठे हैं उनके बिल्कुल सामने एनआरसी के सपोर्ट में लोग बिठाते हैं, और वहाँ पे खुलेआम वो दिल्ली पुलिस के डीसीपी के सामने थ्रेट करते हैं कि अगर 3 दिन में लोग नहीं हटे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उसके बाद से जिस तरीके से कपिल मिश्रा वहाँ पे भड़काऊ भाषण देते हैं, दिल्ली का सांप्रदायिक माहौल वहाँ से बिगड़ना शुरू होता है। 23 तारीख से 24 तारीख से वायलेंस की घटना होती है। 3 दिन तक दिल्ली पुलिस बिल्कुल असहाय हो जाती है। 3 दिन तक दिल्ली पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं आता, और उसका नतीजा क्या होता है कि 3 दिन में 50 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 25,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तकरीबन 400 से 500 लोग घायल हो जाते हैं, सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। एक दिल्ली पुलिस के जवान को शहादत देनी पड़ती है। एक दिल्ली पुलिस का डीसीपी आज भी आईसीयू में है। तो ये जो लोग, जो इतना बड़ा वायलेंस हुआ, ये अगर दिल्ली पुलिस, मैंने सुना था कि जो हमारे स्टेट होम मिनिस्टर हैं शंकर रेड्डी, उन्होंने, किशन रेड्डी, उनकी एक स्टेटमेंट आई कि दिल्ली पुलिस के पास और सरकार के पास आईबी की इनपुट्स थी कि जब ट्रंप इंडिया में आएंगे इस तरीके की घटना हो सकती है। तो हमारा सवाल ये कि जब आपके पास आईबी की इनपुट्स थी तो आपने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिए? अगर आपको लग रहा था कि वहाँ पे इस तरीके की वारदात हो सकती है तो आपको फोर्स डिप्यूट करनी चाहिए थी, लेकिन 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 3 दिन तक पुलिस सोई रही, 3 दिन तक वहाँ पे हिंसा का तांडव मचा रहा। गलती किसकी है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की? क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में पुलिस नहीं थी। देखो, अब आपने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो दिल्ली पुलिस के पास है, और दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्र सरकार को अकाउंटेबल है। दिल्ली पुलिस का जो अकाउंटेबिलिटी है वो अमित शाह को है। अमित शाह होम मिनिस्टर है, अमित शाह दिल्ली पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि 3 दिन तक दिल्ली में हिंसा का जो तांडव मचा, जो 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 25,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और वो भी तब जब उनके पास आईबी की इनपुट्स थी, तो उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिए? अगर दिल्ली पुलिस सिचुएशन को हैंडल करने में विफल रही थी तो इनको आर्मी को कॉल करना चाहिए था, आर्मी भी कॉल नहीं। और हम 3 दिन तक जब हम कहते रहे, और 3 दिन तक जब ये मीडिया पे चला, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई अभी तक एक तरफ हुई है। 2 केस है, एक अंकित शर्मा मारा जाता है, अंकित शर्मा का भाई कहता है कि मेरे भाई का हत्यारा ताहिर हुसैन है, ताहिर हुसैन पे 302 के तहत एफआईआर हो जाती है। एक लड़का राहुल सोलंकी मारा जाता है, राहुल सोलंकी के पिताजी आके कहते हैं कि मेरे बेटे का हत्यारा कपिल मिश्रा है, लेकिन कपिल मिश्रा पे कोई एफआईआर नहीं थी। बाकायदा माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में 4 नेताओं की वीडियोस चलती है। उस टाइम के जस्टिस मुरलीधर ये कहते हैं कि इन चारों लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हेट स्पीचेस दी है, और इन लोगों की स्पीचेस की वजह से दिल्ली में इस तरीके की वायलेंस हुई। लेकिन आज भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि पहले आप एफआईआर करो, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करो। अमित शाह कौन होते पार्लियामेंट में क्लीन चिट देने वाले? कल अमित शाह ने ओवैसी का नाम लिया, वारिस पठान का नाम लिया, लेकिन कपिल मिश्रा का नाम नहीं लिया, अनुराग ठाकुर का नाम नहीं लिया, गिरिराज सिंह का नाम नहीं लिया, अभय वर्मा का नाम नहीं लिया, परवेश वर्मा का नाम नहीं लिया। अरे आप इन लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करो? क्या देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कोई कानून लागू नहीं होता? जो कानून ताहिर हुसैन पे लागू होता है वो कानून कपिल मिश्रा पे भी लागू होना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमने पार्लियामेंट में बोला है कि आप इस पे जेपीसी बनाओ, जेपीसी हो, कपिल मिश्रा जैसे जो दंगाई उन पे एफआईआर हो, उनका नार्को टेस्ट हो, सार्वजनिक रूप से हो, दिल्ली का सच सामने आ जाएगा। और दिल्ली के जो भी दोष नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, वो किसी मजहब के हो, किसी प्रांत के हो, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। सर, आप 25 साल तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। उस समय जिस समय कांग्रेस दिल्ली पे राज करती थी, क्या अब के हालात आपके हालात से बेहतर थे? देखिए, हर सरकार का अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि दिल्ली की कॉन्ट्रीब्यूशन में हर आदमी का एक योगदान है। लेकिन रूटीन की जो सरकारें काम करती हैं, वो रूटीन की सरकारें जब चलती हैं तो शायद सड़कें भी बनती हैं, पानी भी आता है, बिजली भी आती है, लेकिन जब आपकी सरकार रूटीन से अलग हट के काम करती है तो तब आप लोगों के लिए काम करते हो। हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने रूटीन से अलग हट के काम करा। बिजली सबको मिल रही थी, लेकिन फ्री बिजली नहीं मिल रही थी। पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा था, पानी टैंकर के थ्रू जाता था। आज दिल्ली सरकार ने 5 सालों के अंदर जो हमें 52% जो पानी की लाइन थी, हम उनको 93% घरों तक लेके गए हैं। आज दिल्ली के हर घर में पीने का पानी टूटी से साफ पानी पहुंचाने का काम दिल्ली की सरकार ने करा है। आज दिल्ली में जो मिनिमम वेजेस है पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, 14,600 रुपये हमारे यहाँ पे मिनिमम वेजेस है। आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे
अस्पताल हम ठीक कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है वो हम लोगों को डोर स्टेप दे रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी के अंदर 100 से ज़्यादा जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो हम डोर स्टेप पे दे रहे हैं। कॉल सेंटर बनाया, कॉल सेंटर पे कॉल करो, आपके घर पे आके आदमी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाएगा। तो दिल्ली की सरकार ने लोगों के घर तक पहुंचने का काम करा है। हमने लोगों को ये बताया कि दिल्ली की जो सरकार है इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने। अगर आपको कोई काम है आप कॉल कीजिए, सरकार आपके घर पे आएगी, सरकार आपका काम करेगी। तो इस तरीके के हमने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करा है कि हर आम आदमी को, दिल्ली के हर आदमी को लगना चाहिए कि वो दिल्ली की सरकार का हिस्सा है। सर, ये जो भी सरकार सस्ती दरों पे बिजली मुहैया करा रही है, सस्ती दरों पे पानी मुहैया करवाया जा रहा है, क्या ये अगले 5 साल भी रहेगा? निश्चित तौर पर हमने तो गारंटी कार्ड में कहा, हमारे मैनिफेस्टो में हमने तो कहा है कि जो लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है वो मिलती रहेगी, जो लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है वो मिलता रहेगा, लोगों को जो अच्छी शिक्षा मिलती जा रही है, फ्री शिक्षा, वो मिलती रहेगी, दिल्ली के लोगों को फ्री इलाज मिलता रहेगा, दिल्ली के लोगों का इसी तरीके से जो हमने 10 चीज़ें करी थी कि हम जो पॉल्यूशन है, यमुना क्लीनिंग है, हमने 10 वादे गारंटी कार्ड में दिए हैं, वो सब चीज़ें होती रहेंगी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देते रहेंगे, जो काम हमारे चल रहे थे वो काम चलते रहेंगे। और निश्चित तौर पर सरकार आगे भी किस तरीके से हम आम आदमी को इस महंगाई के दौर में किस तरीके से राहत दे सके, उस दिशा में भी सरकार अपना काम करेगी। क्या अब सरकार महज दिल्ली में नहीं, आगे भी जाने की सोच रही है कि देश में और भी राज्यों में जाएंगे? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सर, पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने राष्ट्र पार्टी होने की कोशिश की थी तब पंजाब के अलावा उन्हें हर जगह मुँह की खानी पड़ी थी। क्या इस बार आने वाले आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी बिहार, उत्तराखंड, यूपी ऐसी जगहों पर भी चुनाव लड़ सकती है? देखिए, 11 तारीख के बाद से देश के अलग अलग राज्यों से हमारे पास भी कॉल आ रही है। अलग अलग राज्यों में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। वहाँ की राज्य की जो जनता है वो कह रही है कि हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ पे गरीब आदमी की बात होती, जहाँ पे आम आदमी की बात होती, जहाँ महिला की बात हो, जहाँ किसान की बात हो, जहाँ मजदूर की बात हो। तो देश के अन्य राज्यों में जो वहाँ की जनता है वो अपनी सरकारों पर प्रेशर क्रिएट कर रही है। और अभी बड़ी खुशी होती है कि जब सुनने में आता है कि महाराष्ट्र में भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, झारखंड में भी मोहल्ला क्लिनिक और पंचायत क्लिनिक की बात हो रही है, आंध्रा में भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल को देश एक्सेप्ट करने को तैयार है। और दिल्ली का जो गवर्नेंस मॉडल है उसको लोग चाहते हैं, वहाँ की जनता चाहती है कि दिल्ली मॉडल, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो उनके प्रदेश में भी लागू हो। और आम आदमी पार्टी ने इस दिशा में, हमने एक राष्ट्र निर्माण का काम शुरू करा है, हमने एक नंबर जारी करा है और पूरे देश में हमने 23 फरवरी से एक कैंपेन चलाया जो 23 मार्च तक चलेगा, जिसमें 1 करोड़ वॉलंटियर हमने बनाने का एक लक्ष्य रखा है। और हमारे तमाम जो कोऑर्डिनेटर जो मेंबरशिप ड्राइव कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो देश की डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और जिस तरीके से हमें लग रहा है कि जो हमने जो टारगेट रखा था अपने 1 करोड़ मेंबरशिप का, उससे बहुत ज़्यादा अधिक मेंबर हमारे साथ जुड़ेंगे। और पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी को लेके, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप को लेके एक बहुत बड़ा इंथ्यूजन लोगों के बीच में नई होप है। अरविंद केजरीवाल आज देश की राजनीति में एक नई होप, एक नई उम्मीद की तरह सामने आए हैं और देश के लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। बहुत जगह से हमें भी कॉल्स आ रहे हैं, अरविंद जी को भी आ रहे हैं, पार्टी में भी लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हम भी चाहते हैं कि देश की राजनीति अब बदलनी चाहिए। देश में जिस तरीके की चल रही है कि अब देश में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि देश में सरकारी स्कूल ठीक हों, सरकारी अस्पताल ठीक हो, गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले, महिलाओं को उसके अधिकार मिले, मजदूर को उसकी मजदूरी मिले। ये ऐसी चीज़ें जो 70 साल में आज तक सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी तक ये चीज़ें आज भी, ये क्वेश्चंस आज भी रिलेवेंट है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से देश को मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। सर, जैसा कि भी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी अभी वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू करने वाली है, शुरू हो गया है। सर, इसी तर्ज पे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी ये प्रोग्राम चला चुकी है, जिसे बीजेपी मेंबरशिप प्रोग्राम कहा गया था। आप उसके मेंबर बन सकते हैं। क्या ये बीजेपी की कॉपी की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होता है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो उसको अपने पार्टी से लोगों को जोड़ने का उनका काम है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। हमने जो अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू करी राष्ट्र निर्माण के नाम से, हमारे साथ देश भर में करोड़ों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। देश को एक उम्मीद नजर आ रही है। आज देश को लग रहा है कि शायद देश उन सब चीज़ों से आगे निकलना चाहता है। देश भुखमरी से आज़ादी चाहता है। देश
बेरोजगारी से आज़ादी चाहता है, आज महिलाओं को उसका अधिकार चाहिए, आज मजदूर को उसका वाजिब हक चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, वो भी फ्री में चाहिए, अच्छे दामों पे चाहिए, उचित दामों पे चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने काम करा। और दिल्ली का जो मॉडल है वो देश के सामने एक मिसाल बन के आया है और देश चाहता है, और क्यों नहीं हो। 70 साल में जो काम नहीं हुआ, हम लोग ये सोचते रह जाए कि दूसरी सरकार आएगी वो करेगी, फिर दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। आज पहली बार तो देश में जात धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे जा रहा है। देश में स्कूल के नाम पे, अस्पताल के नाम पे वोट मांगने का काम शुरू है, स्कूल और अस्पताल की राजनीति शुरू है। आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में और राज्यों में भी लड़ने वाली है? देखिए, वो हमारी जो स्टेट्स यूनिट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे करना है। हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव शुरू करी हुई है और कई स्टेट यूनिट्स ने हमें कहा है कि वो वहाँ पे असेंबली का चुनाव लड़ना चाहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ना पड़ता है चाहते हैं। तो ये हमारी जो वहाँ की लोकल स्टेट्स यूनिट्स हैं वो वहाँ के राजनीतिक हालात क्या हैं, किस तरीके से वहाँ की जो लोकल स्टेट्स यूनिट्स और वहाँ का कार्डर और वहाँ के जो वॉलंटियर्स जिस तरीके से कहेंगे, तो अगर जो भी उनका सजेशन होगा उस पर पार्टी काम करेगी। लेकिन ये तय करना स्टेट यूनिट का काम है। सर, लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, लेकिन एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं हटा पाती वो? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि देश में 3 तरीके, मतलब देश में क्या, दिल्ली में 3 तरीके के चुनाव होते हैं, 3 तरीके की सरकारें काम कर रही है। एक एमसीडी की सरकार काम कर रही है, एक दिल्ली सरकार की काम कर रही है, केंद्र सरकार की काम कर रही है। तो तीनों चुनावों का पैटर्न अलग अलग होता है। जब एमसीडी का चुनाव होता है तो बहुत लोकलाइज सा चुनाव हो जाता है। आदमी ये देखता है कि मेरे यहाँ पे पार्षद कौन है, मेरे घर के सामने से कूड़ा हटा नहीं हटा, मेरे पार्क में सफाई हुई नहीं हुई, इस तरीके की चीज़ों का चुनाव होता है जो 1 to 1 चुनाव होता है। और जब दिल्ली का चुनाव आता है तो लोग उस तरीके से देखते हैं कि भी स्कूल्स कैसे हैं, अस्पताल कैसे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और जब देश का चुनाव आता है तो लोग नेशनल प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि लीडरशिप क्या है, नेशनल राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या है। तो अलग अलग तरीके के तीनों पैटर्न के चुनाव है। तो जो, लेकिन एमसीडी के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि जो 2022 का एमसीडी आ रहा है, हमने उस एमसीडी पे काम करना शुरू कर दिया है। हमने 11 तारीख के बाद हमने इस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के पीएसी मेंबर हैं और हमारी पार्टी के नेशनल लीडर हैं दुर्गेश पाठक, उन्हें एमसीडी चुनाव का प्रभारी बना दिया है। उन्होंने बाकायदा एमसीडी के वार्ड्स में जाके काम करना शुरू कर दिया है और एमसीडी के चुनाव को बहुत हम गंभीरता से ले रहे हैं। और आज आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 2022 में दिल्ली में तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे लोग वहाँ पे चुने जाएंगे, मेयर्स बनेंगे। और हम दिल्ली की जो सिविक एजेंसीज है, जो सिविक एजेंसीज हमें कॉपरेट नहीं कर पा रही, तो जो सिविक एजेंसीज का काम है कि दिल्ली को एक साफ़ सुथरा शहर बनाएं, वो काम सिविक एजेंसीज नहीं कर पा रही। लेकिन 2022 के बाद जैसी तीनों निगमों में हमारी सरकार आएगी, हम दिल्ली को देश का सबसे खूबसूरत और सबसे साफ़ सुथरा शहर बनाएंगे। सर, न्यूज़ प्रेस को अपना समय देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिनका ये साफ कहना है कि आगामी एमसीडी चुनाव जो कि 2022 में होने वाले हैं, उसमें इस बार शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इशारों ही इशारों में शायद अब इसके बाद दिल्ली के बाहर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही जारी रहेगा। बाकी की बड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thenewsplugs.com।